अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों के 10 प्रॉब्लम्स हो गए हैं सेल्स टैक्स के। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लें। आपके लिए फ़ायदा है कि आने वाले सेमेस्टर्स में भी कोई भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होंगे, आपको बहुत डिटेल के साथ यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। मुगल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये क्या है। प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही इज रजिस्टर्ड विद सेल्स टैक्स एज अ मैन्युफैक्चरर। प्राइवेट लिमिटेड भी है, यानी वो विद होल्डिंग टैक्स 5% वाला यहाँ पर रूल भी लगेगा। और दूसरी बात यह है कि ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर भी है, इस पर सेक्शन 8B1 वाला रूल भी अप्लाई होगा। ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गई। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है इसका नेम, साथ में लिखा है प्राइवेट लिमिटेड और साथ में ये भी मेंशन किया है ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर भी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने अपने फॉर्मेट को बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लिया। आउटपुट लिखा। आउटपुट में आपको पता है कि 3 तरह का हमारे पास होता है आउटपुट। 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें फर्स्टली आता है टैक्सेबल आउटपुट, टैक्सेबल आउटपुट। ठीक है। टैक्सेबल आउटपुट में क्या होता है देखिएगा, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन्स ऑन क्रेडिट बेसिस। देखो क्रेडिट बेसिस हो या जिस तरह की भी बेसिस हो, हाँ, सेल टैक्स न्यूमेरिकल का इससे कंसर्न नहीं होता। इस चीज़ से बस कंसर्न होता है सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। ये हमारा टैक्सेबल आउटपुट होता है 36,40,000। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स टू। मेरे साथ साथ अगर आप करेंगे तो वीडियो लंबी भी नहीं लगेगी और आप लोगों को देखते हुए मसला भी नहीं होगा। अगर साथ साथ करेंगे मेंटली प्रिपेयर होकर तो, अदरवाइज आपको ये चीज़ बोर कर देगी। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन्स ऑन क्रेडिट बेसिस। अमाउंट है यहाँ पर दी हुई 36,40,000। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन्स 3 लाख, जिस पर टोटल 22% टैक्स होता है, वो भी दिया हुआ है 3 लाख। सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन्स, यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 3 लाख। ओके जी। नेक्स्ट है टैक्सेबल सप्लाईज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 1,80,000। ये भी हमारा क्या होता है टैक्सेबल आउटपुट। यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाईज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टैक्सेबल सप्लाईज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 1,80,000। ठीक है जी। जो जो हो रहा है आप लोग भी टिक करते जाएं। सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज़, ये भी हमारा टैक्सेबल आउटपुट होता है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। देखो ये एक्सक्लूसिव है, इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, एक्सक्लूड है। अगर ये होता ना इंक्लूसिव तो यहाँ पर हमने करना था 100/118। एक्सक्लूसिव है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज़, सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पर हम पूरी बात लिखेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 2 लाख। 2 लाख हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है जी। ये भी हो गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ये तो एग्जाम्प्ट कॉलम है, यहाँ क्यों लिख रहे हैं। देखें, हम इसको कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन वैल्यूज़ को यहाँ भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने सारी यहाँ लिख कर बाद में इनका सम करके मैंने यहाँ लिख देना है, वो भी तरीका ठीक है, ये भी ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा दिया हुआ है एग्जाम्प्ट सप्लाईज और जीरो रेटेड सप्लाईज। इससे पहले कि हम ये लिखें, हम मज़ीद देख लेते हैं कि हमारा कोई टैक्सेबल आउटपुट तो नहीं दिया हुआ। देखिएगा एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो ये आपका क्या होगा टैक्सेबल आउटपुट। टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट हमें मिली है एडवांस पेमेंट 3,60,000। ठीक है, 3,60,000। यहाँ पर लिखेंगे एडवांस पेमेंट, लिखें आप भी साथ साथ तो आपका ये टाइम भी स्पेंड होगा।
और साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएगा। रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इसकी वैल्यू दी हुई है 3,60,000, 3,60,000। ये भी हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद है गुड्स प्लेज विद अ बैंक वर डिस्पोज ऑफ बाय बैंक इन एक्शन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट। गुड्स को बैंक में प्लेज करवाया था कि अगर हमें पैसे मिल जाते हैं तो बैंक उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा, सेंड कर देगा। अच्छा, ये भी हमारी आउटपुट ही होता है, सेल ही होती है एक तरह से। नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ दिस गुड्स वर 4,50,000। नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी 4,50,000, जबकि वैसे दी हुई है 4,25,000। तो हमने लेनी है नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये पूरी लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे जो यहाँ पर लिखी हुई है, गुड्स प्लेज विद अ बैंक। आपने पूरी लाइन लिखनी है, गुड्स प्लेज विद अ बैंक। मैं नहीं लिख रही, यहाँ पर आपने कंप्लीट लाइन लिखने के बाद ये भी लिखना है ब्रैकेट में, नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ दीज गुड्स वर 4,50,000, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे 4,50,000। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, टैक्सेबल आउटपुट। ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, ये सब हो गया। टैक्सेबल परचेज, आगे परचेज की बात जब स्टार्ट हो जाती है ना, तो उससे आगे फिर आउटपुट चीज़ें नहीं दी होती, इससे पहले ही दी हुई थी। अब हमारे पास यानी कि टैक्सेबल जो आउटपुट है उसका डेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टैक्सेबल आउटपुट, टोटल टैक्सेबल आउटपुट। इसको हम कर लेते हैं सम कर लेते हैं इनका। कैलकुलेटर ओपन करें। 36,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,50,000। मैंने इन सबको सम किया तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाती है 51,30,000। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है 51,30,000। ये हमारा क्या है, टोटल टैक्सेबल आउटपुट। उसके बाद कौन सी हेडिंग आती है हमारी, एग्जेम्प्टेड आउटपुट। और नेक्स्ट आता है बेटा हमारा जीरो रेटेड आउटपुट। क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों दिए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों हेडिंग्स लिख दी। एग्जेम्प्टेड आउटपुट में क्या आएगा, देखिएगा दी हुई है एग्जेम्प्ट सप्लाईज, उसने डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितनी दी हुई हैं, 2,50,000, 2,50,000। उसके बाद देखें हमारे पास जीरो रेटेड सप्लाईज दी हुई हैं 1,85,000। यहाँ पर लिख देते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज 1,80,000। तो हमारे पास यहाँ पर सम करके क्या आ जाएगा, टोटल आउटपुट। तीनों तरह का आउटपुट हमने लिख लिया। अब हम इसको सम करेंगे, 2,50,000 इसमें ऐड करें, 1,80,000 ऐड करें, तो हमारे पास आ जाता है 55,60,000। यहाँ पर हम लिख देते हैं 55 लाख कामन 1,30,000 में दोबारा से मैं करके देख लूँ, 2,50,000 प्लस 1,80,000 तो 55,60,000 आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि अमाउंट्स को ध्यान से लिखें, कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। आप यहाँ देखिएगा कि एक अमाउंट जो थी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ की वो थी 1,85,000, मैंने यहाँ लिखी है 1,80,000, 1,85,000। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आएगा 55,65,000। ठीक है, हमारा टोटल आउटपुट यहाँ पर निकल आया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या होती है, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रुपीज़
रुपीज़। इसमें हम निकालते हैं अपना इनपुट टैक्स। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर परचेज की बात यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इस पर 18% टैक्स लगता है। 8 लाख है टैक्स इनवाइस अवेलेबल फॉर ₹7 लाख। जितने की टैक्स इनवाइस अवेलेबल होती है ना, उसी पर टैक्स लगता है, सारे पर नहीं लगता। तो लिखना है हमने टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स। यहाँ पर अमाउंट दी हुई है 8 लाख, चाहे इसको इधर लिख लें फिर भी ठीक है। नीचे आपने पूरी लाइन लिखनी है, टैक्स इनवाइसेस अवेलेबल ऑफ ₹7 लाख, ये लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद आपने 7 लाख पे ले लेना है 18%। साथ साथ कैलकुलेशन को कंप्लीट करते जाते हैं। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं पहले सारा लिख लें, बाद में एक दफ़ा कैलकुलेटर पकड़कर हम कर देंगे। ऐसा नहीं करना, समथिंग कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है इस तरह करने से। ठीक है, 18% ले लो तो आ जाएगा 1,26,000, 1,26,000। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट है इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज। आपको पता है कि इसकी सेपरेट से अपॉर्शनमेंट होती है, इसको हम अपना इनपुट टैक्स कैलकुलेट करने के बाद लिखेंगे। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद है परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर ऑफिस यूज़। अमाउंट है इसकी 1,75,000। आपको बताया था कि जो ऑफिस के यूज़ के लिए हम परचेज करते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ये हमारा एसेट होता है। लेकिन हमने यहाँ पर लिखना है परचेज, क्या चीज़ थी, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए हमने परचेज किया और उसकी अमाउंट है 1,75,000, तो ये होता है टोटली एग्जेम्प्ट। ठीक है जी। उसके बाद चेक करिएगा, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 14 लाख। अगर तो होता ये रजिस्टर्ड पर्सन से, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर हमने इसकी अपॉर्शनमेंट करनी थी सेपरेट से। अब ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, लिखेंगे इसको लास्ट पे ही, लेकिन ये एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है इसको लास्ट पे लिखना है। इम्पोर्टेड टैक्स्ड गुड्स बिल ऑफ एंट्री इज़ नॉट अवेलेबल। इंपोर्ट की हैं गुड्स, अगर बस ये लिखा होता तो हमने इस पर 18% लेकर इनपुट टैक्स में ऐड करना था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बिल ऑफ एंट्री इज़ नॉट अवेलेबल, तो अब हमने इसको एग्जाम्प्ट कर देना है इसकी वजह से। इम्पोर्टेड टैक्स्ड गुड्स, इम्पोर्टेड टैक्स्ड गुड्स, बिल ऑफ एंट्री इज़ नॉट अवेलेबल, बिल ऑफ एंट्री इज़ नॉट अवेलेबल। हमने ये सारा डिटेल से लिख दिया। अब देखें अमाउंट इसकी दी हुई है 1,30,000, उसको यहाँ पर हम लिखते हैं और इसको कर देते हैं एग्जाम्प्ट, बात खत्म इसकी। परचेज ऑफ ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। ठीक है, क्या है जी, प्रिंटेड स्टेशनरी रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदी है तो इस पर टैक्स लगता है। ये अब आपने चीज़ें याद रखनी है कि ऑफिस का फर्नीचर और फिक्सचर जो है एग्जाम्प्ट है और स्टेशनरी है जो मिनी आइटम है वो टैक्सेबल है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे परचेज ऑफ। ये चीज़ें ना कंफ्यूज कर देती हैं पेपर में जाके, समझ तभी लगेगी 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, अदरवाइज देखें अभी बात हो रही थी ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें एग्जाम्प्ट है, ये भी तो ऑफिस की है, फिर ये क्यों टैक्सेबल है, जहन में एक सवाल आता है। तो आपने याद रखना है कि जो फिक्स्ड एसेट है हमारे फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, वो हमारे यहाँ पर क्या है, ऑफिस की एग्जाम्प्ट है। और यहाँ पर जो प्रिंटेड स्टेशनरी है ये ऑफिस की अगर हमने परचेज की है रजिस्टर्ड सप्लायर से तो ये हमारी टैक्सेबल है, इस पर 18% टैक्स लगेगा। परचेज ऑफ ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, रजिस्टर्ड सप्लायर्स से परचेज किया है 1,20,000 का, हमने ले लेना है यहाँ पर 18%। ठीक है जी, ले लें।
1,20,000 का 18%, 21,600 रुपये, 21,600 रुपये। ठीक है जी। अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे है न्यू पार्ट्स ऑफ 4,50,000 वर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी। न्यू पार्ट्स इशू किए गए हैं रिप्लेस करने के लिए डिफेक्टिव पार्ट्स को। तो ये कुछ भी नहीं इसका करना है, ये कहीं भी नहीं आते, ना हमारा इनपुट से कोई लिंक है इसका, ना आउटपुट से लिंक है इसका। ठीक है, इसको नोट में लिख देंगे कि इसका हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं आपको अभी ये दिखा भी दूंगी नोट्स में से। अच्छा जी, अभी आपका ये क्वेश्चन जो है आई थिंक कंप्लीट हो गया है। मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, प्रिंटेड पेजेस ही हैं। ठीक है, 175 के बाद पेज आता है 176। हाँ जी, नोट है इधर। ऑन मैन्युफैक्चर्ड इक्विप्ड वर्थ 4 लाख was used for internal testing purpose in research and development department। इसका भी हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके नोट में आपको लास्ट पे दिखाती हूँ क्वेश्चन करने के बाद। अभी हम अपना क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो इनपुट टैक्स है वो कितना आया ये देखिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। 1,26,000 प्लस 21,600 ऐड किया तो हमारा इनपुट टैक्स आया 147,600। ये हमारा आ गया इनपुट टैक्स। इस क्वेश्चन में ना कोई डेबिट नोट दिया हुआ है, ना कोई क्रेडिट नोट, ना सेल टैक्स डेबिट, ना सेल टैक्स क्रेडिट, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमें भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ही हुई थी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज। ये पॉइंट मैंने पहले भी आपको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, अगेन हम कर लेते हैं। किस तरह से करना है देखिएगा, लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कंप्लीट यहाँ पर लिखेंगे यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। इसकी अमाउंट गिवन है, चेक करिएगा, 3,50,000। 3,50,000 इसका आप ले लोगे 18%, क्योंकि इसकी होती है अपॉर्शनमेंट। 3,50,000 का ले लोगे 18%, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 63,000। ठीक है, इसकी होगी अपॉर्शनमेंट, यहाँ पर लिख देंगे 63,000। उसके बाद लास्ट पे एक चीज़ भी हुई थी, मैंने कहा था लिखनी ज़रूर है, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 14 लाख। यहाँ पर हम लिख देंगे एक्विजिशन ऑफ, पूरी बात लिखकर यहाँ लिख देंगे 14 लाख, और ये क्या है, टोटली एग्जेम्प्ट। अगर तो ये होता ना फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर हमने इसकी भी अपॉर्चुनमेंट करनी थी, 18% लेके लिखना था। अब ये लिखा हुआ है फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये आपका टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने करनी है अपॉर्चुनमेंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी हैं, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज भी हैं। अपॉर्चुनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। अच्छा, ये अब किस तरह से होगी जी, अब देखें कि इसमें 3 कॉलम बनेंगे। एक हमारे टर्नओवर का होगा, ठीक है, एक हमारे यहाँ पर लिखना था टर्नओवर, फिर होता है एक इनपुट टैक्स का, उसके बाद एक होगा, एक इस चीज़ का होगा जो हमने इनपुट टैक्स ऑन, ये रॉ मटेरियल है, इनपुट टैक्स किस पर है, रॉ मटेरियल। पूरा यहाँ पर आपने लिख लेना है। ठीक है, आधा अधूरा काम नहीं करना। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, उसी तरह से टैक्सेबल आउटपुट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप लिखेंगे एग्जेम्प्टेड आउटपुट, उसके बाद आप लिखेंगे ज़ीरो रेटेड आउटपुट। ठीक है जी, ज़ीरो रेटेड आउटपुट। तीनों तरह का जो आउटपुट है उसको आप यहाँ पर नोट करेंगे। हमारे पास टैक्सेबल आउटपुट आया था 51,30,000, 51,30,000।
30,000। उसके बाद हमारा एग्जेम्प्टेड सप्लाईज थी 2,50,000 और लास्ट था 1,85,000। टोटल हमारा आया था 65,65,000। ठीक है जी। इनपुट टैक्स हमारा था 147,600 और हमारा रॉ मटेरियल वाला जो टैक्स आया था ये ऊपर ही है 63,000। मैंने आपको बताया था लास्ट भी किसी न्यूमेरिकल में ये चीज़ आई थी कि जब आएगा यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज तो आपने इसकी अपॉर्चमेंट तो तीनों में करनी है, लेकिन इसकी अपॉर्चमेंट फिर आपने एग्जेम्प्टेड में नहीं करनी। ठीक है, ये पहले भी पॉइंट आया, जिन्होंने लास्ट पे पहले लेक्चर लिए हैं उनको ये क्लियर होगा। मैं आपने प्रॉपर इसकी वर्किंग करके फिर लिखना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखने लगी हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है ऊपर क्या रखना है, डिवाइड में क्या रखना है, मल्टीप्लाई में क्या रखना है। आपने इसको वर्किंग करके नोट 1 2 3 4 5 6 के नाम से यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी। आप इसकी जब वर्किंग करोगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगे, टैली कर लीजिए करके 142,462, 5138, 58,076, 2830, 209। मैंने सारे न्यूमेरिकल्स में आपको वर्किंग रिटर्न करके दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट की है क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है जी। अब हमारे न्यूमेरिकल का नेक्स्ट पार्ट है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर।